पेशेंट को बोलो, देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले फर्स्ट स्टेप, गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे लंबी गहरी जितनी पावर है, 3 सेकेंड्स का होल्ड, ठीक है ना, 1 2 3, देन धीरे धीरे माउथ से आउट कर। देखो वाई वी कॉल्ड थोरेसिक एक्सपांशन। डीप ब्रीथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नाम से समझ आ गया, डीप ब्रीथ, यानी मैंने क्या करी, डीप ब्रीथ करी, पूरी गहरी जितनी मेरी पावर है। और इसको सेकंड नाम थोरेसिक एक्सपांशन भी क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब मैं गहरी सांस लूंगा तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते थे अपने थोरेसिक पे हैंड हाथ रखो। वो क्या एक तरीके से आपको क्या करता है, बायो फीडबैक देता है कि जब मैं सांस लूंगा तो आपका जो थोरेसिक है वो एक्सपांड होगा। एयर भरेगी तो एक्सपांड नहीं होगा। जब मैं सांस अंदर करूंगा तो मेरा हल्का सा जो चेस्ट है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड होगा, है ना, होगा। और उसको मुझे फील होगा, इससे मुझे क्या फील होगा, दो चीजें फील होगी। जब हैंड रखेगा तो उससे सीक्रेशंस भी फील होंगे कि उसके जो सीक्रेशंस है, प्लस उसे ये भी फील होगा कि प्रॉपर सांस अंदर सही कर रहा है कि गलत कर रहा है ना। तो इसीलिए इसको थोरेसिक एक्सपांशन एक्सरसाइजेस के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। तो क्या करना है, कीप चेस्ट एंड शोल्डर रिलैक्स्ड, टेक अ लॉन्ग स्लो डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज इफ यू कैन। ठीक है ना, फिर वही बात, इफ यू कैन क्यों लिख दिया सर? क्योंकि जो नाक से नहीं कर पा रहा है फिर वो माउथ से करेंगे ना। ऐसा तो बोल नहीं दोगे कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, एंड द एंड ऑफ ब्रीथ आपको क्या करना है, होल्ड 2 to 3 सेकेंड। अब आपसे ये पूछते हैं कि व्हाई वी डू इंस्पायरेटरी होल्ड बिफोर एक्सपायरेशन। इंस्पायरेटरी होल्ड क्यों करा रहे, रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप जब भी सांस लेते हो तो आप मान के चलो, सपोज करो ये आपके लंग्स हैं, अब आपके लंग्स हैं वीक, ठीक है, आप भले ब्रीथ कर रहे हो, आपने सब कुछ करा, मान के चलो आपको कॉन्संट्रेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्संट्रेशन का मतलब होता है कि लंग का कुछ ऐसा पार्ट जहां पर एयर नहीं पहुंच पा रही है। अब आपने तुरंत इंस्पायर करा, तुरंत एक्सपायर कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि अगर सपोज करो एयर इस एरिया तक आ रही थी तो इस एरिया से वापस वो चली जाएगी, नीचे नहीं आएगी। लेकिन आपने होल्ड करके क्या करा, आपने जब पूरी ब्रीथ करी तो ईयर आई, ईयर यहां तक थी सपोज, ठीक है, आपने जो 2 to 3 सेकेंड का होल्ड लिया, उससे क्या हुआ कि ईयर को टाइम मिला क्या करने का, फैलने का। तो ये एयर उस एरिया लंग के उस पार्ट तक भी जाएगी जहां पर एयर इतनी इजीली नहीं पहुंच पा रही थी, इतनी इजीली नहीं जा पा रही थी उस लंग एरिया पार्ट में, या उतने परसेंटेज ऑफ एयर नहीं जा पा रही, तो वहां पर अब वो इजिली एयर पहुंच पाएगी। उससे होगा क्या, तो वो इजीली पहुंच जाएगी, तो वो जो लंग का वो एरिया जो पार्ट है जहां पर जो एयर प्रॉपर नहीं पहुंचती वहां पर भी पहुंचेगी, तो वहां पर भी उसको प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, प्लस वहां पर भी जो सिक्रेशंस बने होंगे उसके साथ वो एयर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। जिससे जब आप सांस बाहर निकालोगे, जब आप धीरे धीरे छोड़ोगे, तो वो जब एयर बाहर निकलेगी तो वो उन सिक्रेशंस को क्या कर देगी, मोबिलाइज। वो क्यों, क्योंकि उनसे एयर चिपक गई, जब आप एयर बाहर निकलोगे तो एयर एक एयर जैसी बाहर निकलेगी तो वो सिक्रेशंस को मोबिलाइज कर देगी। यानी वो सिक्रेशंस वो एयर के साथ बाहर नहीं आएंगे, नहीं, मगर वो मोबिलाइज हो गए हैं, वो अपनी जगह से अनस्टिक हो गए हैं। अब जैसे ही आप नेक्स्ट फेस करोगे तो वो इस पोजीशंस में आ गए हैं कि आपने आप जब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप करोगे तो उस स्टेप में वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो रोल प्ले आप समझ गए, एक तो पहले उस पार्ट तक भी एयर पहुंचना जहां एयर अभी इतनी अच्छी डिप नहीं पहुंच पा रही है, प्लस उस पार्ट में जिस पार्ट में अगर वहां पर एयर नहीं पहुंचे वहां सिक्रेशंस भी हो रहे हैं तो उनको भी अपने साथ क्या करना, मोबिलाइज करना। ठीक है, इसलिए इंस्पायरेटरी होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है। इसलिए जब भी आप योगा करते हो, कुछ भी करते हो, आपको बोलते हैं सांस रोको, गहरी सांस लेके रोको। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या कर रहे हैं, आपके पूरे लंग को, इसलिए सुबह 5-10 मिनट ही करना चाहिए कि आपके, क्योंकि आप दिन भर में इतने काम कर रहे हो, इतनी जल्दी तेज कम सांस ले रहे हो कि लंग्स का लिटरली कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हाँ 100% ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही है। तो वो फिर अभी समझ नहीं आता, जब धीरे धीरे एज होती है ना तो वो पार्ट अफेक्ट होता है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वही पार्ट अफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमारा होना चाहिए रोल कि हम थोड़ा सा ब्रीथ करें जिसमें उस पार्ट में भी दिन के एक समय में हम वहां पर एयर पहुंचा सके और वो भी अपनी क्या एक फंक्शनल रेगुलेशन में वापस लौट कर आ सके। तो ब्रीथ आउट जेंटली एंड रिलैक्स, डोंट फोर्स द एयर आउट। मैंने क्या कहा, पैसिवली छोड़नी है, आपको नहीं सांस छोड़नी, सांस खुद से निकलेगी पर्सली ब्रीथिंग की फॉर्म में। ठीक है ना, धीरे धीरे 3 से 5 बार ये आपको कराना है। क्या है मतलब, देखो अब इसमें वही लाइन लिखी है, इफ द पेशेंट फील लाइट हेडेड, उसको चक्कर आने लगे या एंजाइटी कुछ भी होने लगे, आपका क्या काम है, वापस बीसी पर पहुंच जाना, ब्रीथिंग कंट्रोल फिर से कराने लग जाओ उसे। ठीक है, और क्या मैंने एक चीज और बताई थी कि हाथ रखवाओ चेस्ट पे।
तो टू फैसिलिटेट अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन, एक प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक मिलेगा। कैसे? पेशेंट या तो थेरेपिस्ट हाथ रखे, अगर पेशेंट पॉसिबल नहीं कर पा रहा है तो पे, उसको क्या है, तो पेशेंट को दिखेगा देखो थेरेपिस्ट का हाथ हिल रहा है, या फिर अगर पेशेंट खुद रख पा रहा है तो पेशेंट अपना हाथ रखे। तो प्लेसिंग देयर हैंड ऑन द थोरेसिक केस कैन बी बेनिफिशियल, क्योंकि उसको बायो फीडबैक देगा कि हाँ मूवमेंट हो रहा है, मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका हमारा पार्ट रहेगा। तो अभी तक हमने दो पार्ट इसके खत्म कर लिए, एक ब्रीथिंग कंट्रोल कर लिया है और एक हमने इसका पार्ट डीबीएक्स यानी थोरेसिक एक्सपांशन एक्सरसाइज, ये हमने दो पार्ट इसके खत्म कर लिए। तो थर्ड वन फेज है हफिंग और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक, है ना, एफईटी। एफईटी भी बहुत बोलते हैं, मैंने बोला ना सिंगल सिंगल में आपको एग्जाम में बहुत बोलेंगे एफईटी करा दो। तो क्या होती है ये? एक तरीके से एक मैन्यूवर है, क्या का प्रोसेस है, क्या किसके लिए? सिक्रेशन जो आपने डीप ब्रीथिंग में मोबिलाइज कराई थे ना, मैंने बोला था डीप ब्रीथिंग में जो आपने कराया वो सिक्रेशंस की बाहर निकालने की प्रोसेस नहीं थी, मैंने पहले ही बता दिया था पहली लाइन। वो क्या करते हैं, वो मोबिलाइज करते हैं बस, लेकिन वो मोबिलाइज सिक्रेशंस को बाहर भी तो निकालना है कि उसको अंदर ही पड़े रहने देना है। तो वो किसका काम है? वो काम है आपके एफईटी और हफिंग का, ठीक है। तो ये इसका क्या काम है, क्या लिखा है कि मोबिलाइज बाय, जो आपने डीप ब्रीथिंग और थोरेसिक एक्सपेंशन से करा था, उसको अब माउथ से जो बाहर निकालेगा वो कौन कराएगा? वो कराएगा आपका एफईटी, ठीक है। क्या है हपिंग, होती क्या है? ये बहुत कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं हफ और कफ में। ये आज कंफ्यूजन आपको आप बिल्कुल दूर कर लेनी है कि हफ कैसे बोलते हैं और कफ कैसे बोलते हैं, कफ करना कैसे कहते हैं और हफ करना कैसे कहते हैं, ठीक है। A huff is a exhaling through an open mouth and throat instead of coughing. क्या बोल रहे हैं? हमेशा एक डिफरेंस याद रखो, जो हफिंग होती है वो ओपन ग्लोटिस से होती है, ओपन ग्लोटिस से होती है, और जबकि जो कफिंग होती है ये आपकी क्लोज्ड ग्लोटिस से होती है, ठीक है ना। हफिंग क्या कह रहे हैं? हफिंग क्या है? ब्लो आउट एयर लाउडली एंड ऑन एक्सर्शन ऑफ एक्सर्ट। देखो इसकी एक इमेज दिखा देता हूं, उसकी एक अभी पहले एक शॉर्ट में ना, मैं सब समझाने से अच्छा है ना कि एक वीडियो देख लो किस तरीके से हफ करा जाता है, आप सब करते हो ऐसा। ये वीडियो जस्ट अ सेकंड, किस तरीके से करेंगे देखना, माउस से करा, जैसे कभी मिरर पे बनाइए ना, मिरर पे आप लोगों ने अपनी वो बनाते जब ऐसा सर्दियों में फिर नाम लिखते हैं, तो वो जो करते हैं ना उसको हफिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये ओपन ग्लोटिस से होती है हफिंग, और जब कफ तो आपको पता ये जो करते हैं ना एकदम खांसा, ये से कफ कहते हैं, ये क्लोज्ड ग्लोटिस से होती है, और हफिंग ओपन ग्लोटिस से होती है। देख लो एक बार हफिंग देख लो, बल्कि मैंने बता ही दिया इस तरीके से ये करेंगे अभी। ये देखो, ये जो इसने करा ना ये मीडियम वॉल्यूम हफ था, दो हफ होंगे। एक जो इतना, ये अगर इतना लंबा चल रहा है हफ, अगर इतना लंबा चल रहा है कि इतना देखना करेगी ना 2-3 सेकंड तक, ये मीडियम वॉल्यूम होता है। और मैं एकदम ऐसे करूँ तो ये हाई वॉल्यूम हफ होता है, ठीक है ना, कि तुरंत एकदम हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। ये मीडियम वॉल्यूम में अगर लंबा चलता है तुरंत कर दिया तो वो हाई वॉल्यूम हफ होता है, ठीक है। तो a huff is a exhaling through an open mouth and throat instead of coughing। कफिंग की जाए ना, और कफिंग कैसे करते हैं? क्लोज्ड ग्लोटिस से। आपको आपने बहुत बार बोलते हैं ना एकदम खांसी आती है और एकदम, तो उसको बोलते हैं, वो करते हैं क्लोज्ड ग्लोटिस। देखो कफिंग क्या, हाई कफिंग इज अ जेंटल वे ऑफ कफिंग दैट हेल्प्स क्लियर म्यूटेशन फ्रॉम दी सिक्रेशन। कफ क्या करता है कि पूरे सिक्रेशन को, जो हफ होता है ना, वो पूरे सिक्रेशन को बिल्कुल माउथ तक लेके आ जाता है, लेकिन उसको एक एक फॉर्म में एकदम बाहर निकालना, उसको बोलते हैं कफ करना। हम हमेशा ही बोलते हैं ना कि कफ आ गया, कफ कर लिया, भले हिंदी में बोलते हैं लेकिन कफ एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम सब उसे इंग्लिश में कोई भी सब, लेकिन हम उसको काफी वर्ड यूज करते हैं, कफ आ गया, तो कफ एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। तो एंड प्रोसेस में जो ऐसे करके हमने करा, इसे कफ बोला जाता है, ठीक है।
कफ इज योर बॉडी वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग व्हेन समथिंग इरिटेट, एकदम कुछ भी कहता है ना, एकदम इरिटेट होता है तो हम क्या करते हैं, एकदम ऐसे करके पूरा बाहर निकाल देते हैं फोर्स के साथ, लेकिन ये क्लोज्ड ग्लोटिस से होता है, ठीक है ना। जबकि हफिंग होता है ओपन ग्लोटिस से, पूरा माउथ खोल के और इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, द ब्रेन then tells muscles in your chest and abdomen to push air out of your lungs to force out the irritant, है ना, पूरे इसके साथ, तो एकदम एक फोर्स के साथ उस पूरे के जिस तरीके से देखो करते ना, ये मोहतरमा जो कर रही है इस तरीके से, ठीक है पूरा ये जो हमने करा ये क्या होता है, ये कफ होता है। और हफिंग मैंने अब आपको दिखा दी कि हफ कैसे करते हैं। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, याद रखना। लोग बहुत कहते हैं हफ किससे बोलते हैं, कफ किससे बोलते हैं। मैम आपको बोलेंगे इनको हफिंग करा और आप बोलोगे आप कफिंग करा ले ऐसे। तो हफिंग और कफिंग में बहुत अंतर होता है। तो हफ इज एक्सेलिंग थ्रू एन ओपन माउथ थ्रॉट इंस्टेड ऑफ कफिंग, ठीक है ना। ओपन माउथ और थ्रॉट एकदम, इसमें कैसा होता है, माउथ और थ्रॉट ओपन होता है हफिंग में, लेकिन कफिंग में नहीं होता। यानी हफिंग ओपन ग्लोटिस के साथ होता है और कफिंग क्लोज्ड ग्लोटिस के साथ होता है, ठीक है। हफिंग का क्या काम होता है, सिक्रेशंस को एकदम एंड लेवल पे लेके आ जाना। तो हफिंग हेल्प्स मूव स्प्यूटम फ्रॉम द स्मॉल एयरवेज टू लार्जर एयरवे, पूरा नीचे से ऊपर लेके आना। फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड बाय कफिंग। तो पूरा पहले आपको हफिंग भी पहले दो टाइप से कराई जाती है। पहले कराते हैं मीडियम वॉल्यूम ऑफ, जो अभी मैंने बताई थी कि हफिंग लंबा खींच के कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपके जितने भी जो सिक्रेशन नीचे थे वो ऊपर आ गए। फिर हाई वॉल्यूम कफ से वो पूरा एकदम माउथ तक आ जाता है और इवन कहो कुछ अमाउंट ऑफ म्यूकस बाहर भी निकल जाता है, सिक्रेशन बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा बोलते भी हैं कि अगर हाई वॉल्यूम कफ से उसका पूरा ही सिक्रेशन बाहर निकल गया तो कफिंग फिर नहीं कराते, क्योंकि कफिंग अभी बताता हूं अच्छी नहीं होती। एक दो बार से कफिंग करना, क्योंकि आपने खुद करा होगा ना, कभी बार बार कफ करते हो तो पूरा गले में कैसे होती है इरिटेशन, ऐसा लगता है ना कि कोई चीज चुभ रही है, इरिटेट हो रही है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रही है। कभी करा है जब बार बार खांसी आती है, ड्राई कफ, सूखी खांसी, ड्राई कफ है, ऐसा कुछ कितना पूरा इरिटेट होता है सब कुछ वो, क्योंकि कफ बहुत ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म क्रिएट करती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम हाई वॉल्यूम कफ से सब हफ से बाहर निकालना। अगर हाई वॉल्यूम हफ से बाहर नहीं निकला तो फिर पेशेंट को बोलते हैं कफ करो, और कफ भी एक से दो बार, उससे ज्यादा नहीं, वरना वो ब्रोंकोस्पाज्म बढ़ा देती है। तो मीडियम वॉल्यूम हम हेल्प्स टू मूव सिक्रेशन दैट आर लोअर डाउन इन योर एयरवे, जो लोअर एयरवे में पड़े हैं उसको ऊपर लेके आना। क्यों, तभी तो उसको एकदम धीरे, अगर एकदम मैं कर लूं, एकदम कर दूं तो उससे क्या सिक्रेशन ऊपर की तरफ आएंगे, नहीं, वो तो क्या जो ऊपर है वो एकदम बाहर निकलेंगे। लेकिन जब मैं लंबा करूंगा तो क्या होगा, एक लंबे समय से जो नीचे की तरफ सिक्रेशन है वो ऊपर आ पाएंगे मेरे, ठीक है। तो समझ आ गया। तो पहले मीडियम वॉल्यूम अप कराना है, फिर हाई वॉल्यूम। तो टेक अ नॉर्मल साइज ब्रीथ इन। अब ऐसे मत करना कि इसमें पहले ब्रीथ इन साइज करने फिर उसको होल्ड करना है, वो डीवीएक्स का पार्ट था, वो वहीं खत्म हो गया ना। हम फेज में चल रहे हैं, पहले ब्रीथिंग कंट्रोल कराई तो उसमें डीवीएक्स मिक्स नहीं कराना। तो डीवीएक्स जब हो गई, उसके बाद जब डीवीएक्स के 5 राउंड हो गए तो उसको फिर शांति से बिठाल दो। अब हफिंग में, तो हफिंग में कैसे कराओगे कि नॉर्मल साइज ब्रीथ इन करो, नॉर्मल साइज, ऐसा नहीं कि डीप लगे हो, बस नॉर्मल एक सांस ली, ठीक है। और फिर इसमें जो एक्सपायरेशन है वो आपका कैसा होगा, एक्टिव। जबकि डीबीएक्स में एक्सपायरेशन कैसा था, पैसिव। आपसे डीबीएक्स में कैसे बोलते थे, 2-3 सेकंड तक होल्ड, फिर धीरे धीरे, आपको नहीं छोड़नी, खुद छूटेगी, खुद पैसिव निकले। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें कैसे छोटी सांस लेनी है आपको फिर। यानी इंस्पिरेशन बहुत शॉर्ट करना है, लंबा गहरा नहीं। एक्सपिरेशन पैसिव नहीं, एक्टिव होगा। कैसे, ये मीडियम वॉल्यूम अप था। और एक अगर बोलूं मैं एकदम हाई वॉल्यूम तो, ठीक है, बस ये हाई वॉल्यूम अप हो गया। तो टेक अ नॉर्मल साइज ब्रीथ इन एंड देन एन एक्टिव लॉन्ग ब्रीथ आउट अंटिल लंग्स फील क्वाइट एम्प्टी। तो लंबी सांस लेकिन एक्टिवली, पैसिव नहीं। जबकि यही आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं कि एक्सपायरेशन, डीबीएक्स में एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्टिव के पैसिव। ये क्वेश्चंस आते हैं एनपीटी के, उसमें सब में लिख के आता है। तो हमेशा याद रखना कि डीबीएक्स में जो एक्सपायरेशन होता है वो पैसिव होता है, आपको सांस नहीं छोड़नी, खुद से छूटेगी। लेकिन जबकि एपीटी में जो एक्सपायरेशन है वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो देन एन एक्टिव लॉन्ग ब्रीथ आउट अंटिल लंग फील क्वाइट एम्प्टी, है ना। जैसे वो आप वही बचपन में करते थे, कान मिरर्स पे कुछ ऐसा बनाते थे फिर उस पर अपना नाम लिखते थे, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें हमें इसमें करनी। फिर हाई वॉल्यूम अप में तो समझ ही आ रहा है क्या लिखा हुआ है कि हाई वॉल्यूम हेल्प्स टू मूव सिक्रेशन इन योर अपर वे। एकदम अपर एयर वे में सिक्रेशन को अगर हमें क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिक्रेशन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है।
टेक अ डीप ब्रीथ इन। अब इसमें आपने क्या करा, उसमें आपने ऊपर वाले में मीडियम हफ में नॉर्मल साइज ब्रीथ ली थी, इसमें थोड़ा सा डीप ब्रीथ लोगे। अब ऊपर माइट करोगे और हफ आउट क्विकली, ठीक है। इसमें आपने जो डीप ब्रीथ है वो इतना नॉर्मल नहीं ली, इसमें आप ऐसे नहीं करना, ये मीडियम। हाई अप क्या, ये हाई अप, यानी गहरी लंबी सांस और एक कप के साथ पूरा बाहर। तो इसमें आपके मैक्सिमम सिक्रेशन बाहर निकल जाता है। अगर नहीं निकल रहे हैं तो फिर कहीं कप की तरफ जाते हैं ना। तो कप इज, कोई ऐसा नहीं है कि कप एक अल्टरनेटिव चॉइस है, नॉट अ पार्ट ऑफ एसीबीटी, याद रखना, ठीक है। तो ओनली परफॉर्म 1-2 हफ टुगेदर। हफ भी ज्यादा नहीं कराए जाते, क्यों, क्योंकि ये ना बॉडी को कमांड भेजती है कि कुछ ऐसा हो रहा है तो एकदम ब्रोंकोस्पाज्म और चेस्ट टाइटनेस होने लग जाती है बहुत ज्यादा। तो इसी में ही चेस्ट टाइटनेस होने लग जाती है। जब हम 1-2 हफ करा लिया हाई वॉल्यूम, हमें लग रहा नहीं आ रहा, तब कहीं हम 1-2 कप कराते हैं, और इसमें हो गया काम तो कप नहीं कराना, और 1-2 कप में भी बाहर नहीं हो रहा तो फिर शुरू से कराओ, ठीक है। तो वो इसी लिशन फॉर क्रैकल्स व्हेन यू हफ, आपको आवाज आएगी। ट्राई टू अवॉइड एक्सेसिव कपिंग, कपिंग का बहुत मन करेगा लेकिन हमें नहीं करनी, ठीक है। एज में रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ टेक्निक की इफेक्टिवनेस कम करेगी जब आपको लगता है फिर एक बार कपिंग करना है जब हफ फेल हो गया। तो इसको ऐसा हर साइकिल को आपको एटलीस्ट रिपीट होल साइकिल फॉर 10 मिनट अंटिल यू चेस्ट फील क्लियर। जब तक नहीं करो तो उतना आपको फिर ये करते रहना है। अगर एक क्विक रिवीजन ले तो हमने कैसे कैसे करा था, स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले हमने क्या, ब्रीथिंग कंट्रोल, रिलैक्स्ड ब्रीथिंग, फिर हमने डीबीएक्स कराया, थोरेसिक एक्सपांशन, फिर हमने फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक, इसमें पहले मीडियम फिर हाई, फिर एंड में अगर नहीं होता है तो फिर कफिंग, कफ आउट सिक्रेशन, ठीक है। तो कफिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इफ हफिंग अलोन डज नॉट क्लियर ए स्पीटम। लिखी लाइन कि हफिंग जब क्लियर नहीं कर पाए तब आप कफ को इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। अवॉइड लॉन्ग बूट्स ऑफ कफ, 1 या 2 कप से ज्यादा नहीं कराते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टायरिंग करा देगा, ब्रेथलेसनेस फील करा देगा, थ्रॉट सोर करा देगा, चेस्ट टाइटनेस करा देगा, ब्रोंकोस्पाज्म करा देगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है कफिंग, ठीक है। और इफ स्प्यूटम नॉट क्लियर, अगर नहीं हो रही तो फिर साइकिल फिर रिपीट करो भाई, फर्स्ट स्टेप पे जाओ, ब्रीथिंग कंट्रोल पे फिर से, ठीक है। इंडिकेशन क्या होंगे बताने की जरूरत नहीं है, हमने पोस्चरल ड्रेनेज में भी पढ़े, वही सब जितनी सारी लंग्स की प्रॉब्लम है, कोई पोस्ट सर्जिकल पेन है, और भी बहुत सारी मन में रखते हो जितनी सीओपीडी है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोटेसिस, एम्फाइजेमा, अस्थमा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पोस्ट कोविड, कोविड, निमोनिया, जितनी लंग्स की हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जैसे न्यूरो सर्जरी, मतलब जो हॉस्पिटल में आईसीयू में वार्ड में एडमिट है, कि भले लंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में कराओगे किसी को बल, लेकिन अब कोई बॉडी वीक तो हो रही है ना, लेटे लेटे भैया वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वीकनेस हो रही है, पूरा लंग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी वीक होगी, लंग्स में इतनी पावर नहीं है कि वो पूरे अंत तक चली जाए, तो आपको करानी पड़ेगी। तो हर वो कंडीशन, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अब इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, जो लोग लंग को एक्सपांड नहीं कर पा रहे, पुअर एक्सपांशन है वो लोग, या जिनका स्प्यूटम बाहर नहीं निकल रहा, एथलेटेक्सिस यानी लंग्स कोलैप्स करने लग गए हैं, तो उन लोगों में ब्रोंकियोटेसिस, सीओपीडी है कि आपके जो ब्रोंकाई है वो एबनॉर्मली वाइडेंट हो गई, सब लिख दो। रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, मैकेनिकल वेंटिलेशन, पेशेंट वेंटिलेशन पे तो उससे आपको उससे निकालना है तो उस पे लाना है, अस्थमा है ना, इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट हो, उसकी ब्रीथिंग रेट ज्यादा हो तो इससे आप उसको नॉर्मल कर सकते हो, ब्रीथिंग कंट्रोल क्या कर देगा, आपकी ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल कर देगा। प्रिकॉशन कहाँ लेनी है, कहाँ सोच ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि उसमें ध्यान रखो उसको दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा, अगर ज्यादा दर्द है तो नहीं करानी, थोड़ा बहुत दर्द है तो करा दो। ब्रोंकोस्पाज्म में ध्यान रखो, अगर ब्रोंकोस्पाज्म बहुत ज्यादा है तो नहीं कराना, क्योंकि इसका यही कौन दिक्कत है, ये ब्रोंकोस्पाज्म करा दी, जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो उसमें थोड़ा बहुत है तो कोई नहीं, फिर तो उसे ठीक कर देगी, ठीक है। या फिर किसी को मान के चलो हेड या नेक में स्पाइनल इंजरी हो रखी है तो वहां थोड़ा ध्यान से करना है ना। इफ पेशेंट फील डिजी ड्यूरिंग डीप ब्रीथ, वही फिर तो वो बार बार वही लाइन लिखे, डीप ब्रीथिंग यानी डीबीएक्स के टाइम पे उससे कोई डिजीनेस हो रही है या एंजाइटी हो रही है तो वापस आप बीसी पर चले जाओ, ब्रीथिंग कंट्रोल पे, वो सब आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। तो जितने भी प्रॉब्लम्स अगर आपको लग रही है आपकी एसीबीटी में आ रही है तो उन सबका पहला सॉल्यूशन ब्रीथिंग कंट्रोल ही होता है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रही फिर आप कहीं जाके उसको रोक दोगे, फिर आप नहीं कराओगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ, उन लोगों में नहीं करानी जो खुद से सांस नहीं ले सकते, स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि भैया इसमें सब कुछ तो खुद का पार्टिसिपेशन ही है ना, जो खुद से सांस लेने में उनको डिफिकल्टी है उनको नहीं करानी। पेशेंट अब फिर वही सब सारी चीज है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, कंफ्यूज्ड है, एगिटेटेड का मतलब होता है नर्वस है, अनकॉर्पोरेटिव है, मेंटली अनस्टेबल है, चाइल्ड बच्चा है जो समझ नहीं पा रहा है, तो सारी वही सारी चीज है ना। ऐसा नहीं होता कि कॉन्ट्राइंडिकेशन जो पोस्चर उसमें लिख के आए थे वो लगभग सेम ही होते हैं,
हु आर अनेबल टू, जो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा, अनकॉर्पोरेटिव, इन सब में कैसे करा पाओगे, क्योंकि काफी समझाने वाली प्रोसेस है। जबकि पोस्चरल ड्रेनेज में ऐसा नहीं था, उसमें तो आप पोस्चर में लिखा आना था, लेकिन ऑटोजेनिक ड्रेनेज और इसका लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि बहुत समझाने वाली प्रोसेस है। इसमें ये भी है कि सामने वाले को समझ भी आना चाहिए कैसे करना है, क्या करना है। जबकि ऑटोजेनिक ड्रेनेज तो थोड़ी और ज्यादा समझदारी वाली प्रोसेस थी, आपको समझ रहे हो, उसमें पहले एक्सेल ज्यादा करो इनहेल कम, दूसरे वाले में इनहेल ज्यादा करो एक्सेल कम, था ना। अनिस्टिकी में एक्सेल ज्यादा इनहेल कम, है ना। फिर कलेक्टिंग में क्या कर रहे थे, इनहेल ज्यादा एक्सेल कम, और फिर इवैक्यूएटिंग में इनहेल एक्सेल दोनों ज्यादा। तो इसमें थोड़ा हमको भी कंफ्यूज हो जाती है, मैं भी बार बार भूल जाता हूँ काय में क्या ज्यादा, बार बार पढ़ना पड़ता है, तो काय पेशेंट को कितना याद रहेगा, है ना। तो ये चीजें थोड़ा बार बार प्रैक्टिस से आती है, एक बार में नहीं आ सकती। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, वही सर, बार बार एक ही चीज तो बोल रहे हो, ब्रोंकोस्पाज्म उससे बढ़ सकती है, तो फिर हाइपर रिएक्टिव एयरवे हो सकते हैं ना, ब्रोंकोस्पाज्म बढ़ सकता है आपका। और फिर बेसिक चीज है कि आपकी कार्डिक आरिथमिया, मतलब यानी आपकी हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाए। इवन ये तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ऐसे से लंग कोलैप्स कर जाए, वो ऐसा कि लंग पहले ही बिल्कुल डैमेज थे, आपने एकदम ध्यान नहीं दिया और करा दिया, तो ऐसा हो सकता है। फेटिक हो सकता है, थक सकता है, डिजीनेस लग सकती है, एंजाइटी हो सकती है, लाइट हेडेक हो सकता है कि नहीं। ये सब पॉइंट पढ़ के आए, तो ये सब अपने बढ़िया लिखा ना अपनी। पोजीशन क्या होनी चाहिए, कैसे भी करा सकते हो, या तो आराम से बिठाल के कराओ, या सबसे अच्छा अगर आप पोस्चरल ड्रेनेज की जो पोजीशंस हम पढ़ के आए थे उसमें उसको पर्टिकुलर जिस लोब की आपको करानी उस लोब की पोजीशन में लेके फिर कराओ, तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। या फिर प्लस आप ये कर सकते हो कि एसीपीटी के साथ आप वाइब्रेटर और वो सब भी ऐड कर सकते हो, तो और अच्छे रिजल्ट अपन पढ़ चुके हैं ना। शोल्डर वोल्डर को रिलैक्स करो, नेक को रिलैक्स, सपोर्टेड बैक पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें। ड्यूरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या, 10 मिनट, मतलब लगभग 10 मिनट में एक साइकिल आपकी हो जानी चाहिए, नहीं हो रहा तो फिर रिपीट कराओ, है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आते। ये थी आपकी कंप्लीटली एसीबीटी को लेके, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक। थैंक यू।